मेरे बच्चों, इसके पहले हमने अर्थशास्त्र चैप्टर 2 के भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखा कि किस प्रकार कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी ये समस्या देखने को मिलती है। अल्प बेरोजगारी क्या है? अल्प बेरोजगारी है कि जब कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हो परंतु उनका उत्पादन में योगदान ज़ीरो के बराबर हो तो वो अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। अब यहाँ पर आता है कि अगर कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी पाया जाता है तो फिर अतिरिक्त रोजगार कैसे होगा? सरकार अतिरिक्त रोजगार का सृजन किन उपायों के द्वारा करेगी? तो यहाँ पर किन उपायों के द्वारा करेगी, इसके लिए हमें जो है एक उदाहरण तो हम देखेंगे ही। इसके पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि दो उपायों द्वारा कर सकती है। एक है प्राथमिक क्षेत्र में व्यय और दूसरा है तृतीयक क्षेत्र में व्यय। लेकिन इसके पहले हम यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये है लक्ष्मी। लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि के टुकड़े हैं। अब जो है इसके पास सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध नहीं है और ये वर्षा पर ही निर्भर है। और हाँ, आप जानते हो कि हमारे देश में मॉनसून जो है वो एक जुआ की तरह है, यानी वर्षा की जो अनिश्चितता है उससे भी फसलें जो है वो खराब हो जाती है या सूख जाती है। तो ऐसे में लक्ष्मी जो है अपने फसल के लिए वो क्या करेगी? कुआं का निर्माण करेगी। तो कुआं, चूंकि लक्ष्मी जो है एक गरीब किसान है, इसलिए वो क्या करेगी? बैंक से या अन्य सहकारी समितियों की मदद से ऋण प्राप्त करेगी, यानी पैसे लेगी और उस पैसे को क्या करेगी? कुएं के निर्माण के लिए खर्च करेगी। अब क्या है कि लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने के लिए सक्षम है और वो क्या करती है? रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं उपजाएगी। अब मान लो कि 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को 50 दिनों तक रोजगार उपलब्ध करा सकती है, यानी कि परिवार के 2 अन्य सदस्य भी जो है ये 50 दिन तक रोजगार की स्थिति में रहेंगे, यानी रोजगार की जो समस्या है वो हल हो जाएगी। अब मान लो कि लक्ष्मी के जैसे और भी कई गांव में लोग हैं जिनके पास असिंचित भूमि का टुकड़ा है और वो जो है बेहतर सिंचाई सुविधा न उपलब्ध करने के कारण वो भूमि में सिंचाई कार्य नहीं कर पाते हैं। अगर मान लो सरकार के द्वारा बांध का निर्माण हुआ या नहरें खोदी गई, तब क्या है कि सारी जो भूमि है वो खेती योग्य हो जाएगी, यानी अन्य लोगों को भी रोजगार का अवसर मिलेगा और बेरोजगारी की जो समस्या है उसका भी निराकरण हो जाएगा। अब क्या होता है कि ऐसा होने पर क्या होगा कि लक्ष्मी और दूसरे जो अन्य किसान हैं वो पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करने लगेंगे। अब ज्यों ही अधिक उत्पादन होगा उसे बेचने की आवश्यकता होगी। अब उसके लिए वो क्या करेंगे कि उनके गांव के आसपास अगर कोई शहर है तो वहां पर वो ले जाने का प्रबंध करेंगे। और लेकिन उसके लिए क्या होनी चाहिए? बेहतर सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो वे अपने फसलों को ले जाएं, उनको मतलब क्या कि सरकार के द्वारा जो है बेहतर ग्रामीण सड़कों का निर्माण होनी चाहिए, तभी जो है वो उन सड़कों के माध्यम से जो है अपने अनाजों को उचित जगह तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि सरकार फसलों के भंडारण और परिवहन पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे वाहन सब जगह पहुंच जाएंगे। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान हैं जो अपनी फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से क्या होगा कि किसानों को उत्पादक रोजगार उपलब्ध भी हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा? व्यापार और परिवहन। आपको पता है कि व्यापार और परिवहन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तृतीयक क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं। यानी इन तृतीयक क्षेत्रों में भी क्या होगा? लोगों को रोजगार का नए नए अवसर मिलेगा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि सरकार को किन किन क्षेत्रों में व्यय करने की आवश्यकता है अतिरिक्त रोजगार के सृजन के लिए? एक है प्राथमिक क्षेत्र में व्यय।
सरकार को भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए, जैसे अभी मैंने बताया ना, जैसे लक्ष्मी ने क्या क्या कुआं का निर्माण किया और इसके लिए उसने कहाँ से ऋण लिया, बैंक से ऋण लिया। तो इस प्रकार सरकार जो है देखो, फसलों का उत्पादन के लिए कई सारे कृषि निवेश की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब के निवेश के लिए अगर सरकार जो है पैसे की सुविधा उपलब्ध करवाती है या मुद्रा व्यय करती है, तो इससे क्या होगा कि लोगों को लाभ मिलेगा। दूसरा है कि सरकार परिवहन, व्यापार और फसलों के भंडारण जैसी सेवाओं में भी व्यय कर सकती है। तीसरा, ग्रामीण सड़कों का निर्माण पर भी वो व्यय कर सकती है। तृतीय क्षेत्र में जैसे पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से भी जो है वो सरकार उसमें व्यय करके भी जो है रोजगार के अवसरों का सृजन कर सकती है। अब दूसरा पॉइंट में यहाँ के हम देख रहे हैं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करके। हमारे स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करके मतलब सरकार जो है अस्पताल खोल करके, जो है प्राथमिक अस्पताल खोल करके जो है वो रोजगार का सृजन कर सकती है। कैसे कि जैसे डॉक्टर की नियुक्ति होगी हॉस्पिटल में, नर्स की नियुक्ति होगी व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति होगी, तो इससे क्या होगा, रोजगार का अवसर ही ना बढ़ेगा। तो इन सबों को में अपना व्यय करके, इन सब जगहों में अपना व्यय करके सरकार जो है रोजगार का सृजन कर सकती है। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण फैक्टर आता है कि सरकार जो है शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार करके अतिरिक्त रोजगार का सृजन कर सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सुधार होगा? शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल खोल करके, विभिन्न प्रकार के इंस्टीट्यूट खोल करके, जो है कई तरह के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत करके, यानी शिक्षा के स्तर में जो है सुधार करके जो है अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है। तो इन दो क्षेत्र में सरकार जो व्यय करती है और कर भी रही है और अतिरिक्त रोजगार का सृजन करती है। इसी के तहत जो है सरकार जो है एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, अधिनियम की शुरुआत की है, उसे हम कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसे, ये जो अधिनियम है ये मनरेगा के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये मनरेगा क्या है, आओ इसे हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसको लिख डाला है आपकी सुविधा के लिए। यहाँ पर है कि मनरेगा क्या है। मनरेगा भी मैंने बताया, मनरेगा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। ये क्या है कि केंद्र सरकार ने भारत के अभी भी लगभग 625 कितना 625 जिलों में जो है काम के अधिकार को लागू करने का कानून बनाया है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत उन सभी लोगों को कार्य करने के अवसर मिलते हैं जो कार्य करने में सक्षम हैं, मतलब शारीरिक दृष्टि से सक्षम है। साथ में क्या है कि उन्हें काम करने की ज़रूरत है। उन्हें सरकार द्वारा इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष में 100 दिनों तक रोजगार की गारंटी भी दी गई है। और यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में किसी कारण से असफल रहती है तो उन लोगों को रोजगार भत्ता भी मिलता है। इस अधिनियम के तहत उस तरह के कामों की वरीयता दी जाती है जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिले। तो कभी कभी जो होता है बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि मनरेगा किसे कहते हैं, मनरेगा क्या है, या इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है। तो इसको मैंने लिख भी दिया है, आप इसको कॉपी में भी उतार सकती हैं। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि सरकार जो है इन विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार का सृजन करके जो है बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकती है। अब है जो इस चैप्टर के हम अंतिम छोर पर ही हैं और हम ये जानेंगे कि आर्थिक कार्यों के आधार पर ही और लोग कहाँ पर नियोजित है, मतलब कहाँ पर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, इस आधार पर भी जो है वो क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया है। एक है संगठित क्षेत्र और दूसरा क्या है? असंगठित क्षेत्र। तो इनको हम एक एक करके जानेंगे कि संगठित क्षेत्र क्या है, असंगठित क्षेत्र क्या है, उसको उदाहरण द्वारा देखेंगे। देखो बेटा, ये फोटो पहले देखो, ये चित्र देखो। इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं
कि एक लेडी बैठी हुई हैं और सामने उनका एक टेबल है और कुछ फाइलें रखी हुई है जहाँ पर वो काम कर रही हैं। ये कौन है? ये कांता है। कांता एक ऑफिस में काम करती है और रोज सुबह 9:30 से लेकर शाम 5:30 तक कार्य करती है। और रोज वो ऑफिस जाती है और क्या होता है कि महीने का जब अंत होता है तो उसको अपने कार्य करने के लिए उसको सैलरी भी मिलता है। और वेतन के अलावा सरकारी नियम के तहत उसको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, चिकित्सकीय जिसको भत्ता कहते हैं उसको मिलता है, और अन्य सारे जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, जाने आने का खर्चा, ये सारे भत्ते जो भी है उनको मिलते हैं। अब कांता जो है हर सप्ताह कार्य करती है, लेकिन एक दिन उसको छुट्टी भी मिलता है और वो है संडे का दिन, और उस दिन उसका अवकाश होता है। और जब उसने ये नौकरी शुरू की थी तब उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला था और उसी में पूरे टर्म्स और कंडीशन लिखे हुए थे, शर्त लिखे हुए थे कि और उसमें उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी था, यानी कि उसको बाकायदा जो है उसको एक नियुक्ति पत्र मिली थी और उसको उसकी नौकरी भी जो थी वो बिल्कुल नियमित थी। तो ये है कांता की कहानी। अब उसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये एक दुकान है। तो ये जो यहाँ दुकान में जो ये बैठे हुए हैं साहब, ये कौन है? ये कमल है जो कांता के ही पड़ोसी हैं और उनका एक दुकान है। और इसमें ये एक देख रहे हैं एक राशन दुकान है। राशन दुकान के अतिरिक्त इसको हम स्टेशनरी शॉप कह सकते हैं कि एक किराना का दुकान है। और इसमें क्या है कि वहाँ पर ये दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूर हैं, यानी कि मतलब क्या, वो दैनिक मजदूर मतलब वो रोज़ जो जाते हैं वो मजदूरी करने जाते हैं। और सुबह जो है उनका टाइमिंग है, जाने का टाइमिंग है, सुबह 7:30 बजे वो दुकान पर जाते हैं और शाम 8 बजे तक वहाँ पर काम करते हैं। उनको मजदूरी मिलती है लेकिन किसी तरह का अन्य भत्ता नहीं मिलता है। कांता क्या थी, कांता ऑफिस में कार्य करती थी और उसको ऑफिस में जो उसको सैलरी तो मिलती ही थी, सैलरी के अलावा भी उसको प्रोविडेंट फंड मिलता था, यातायात भत्ता मिलता था, चिकित्सकीय भत्ता मिलता था। लेकिन यहाँ पर जो है कमल को ऐसा कोई अलाउंस जो है वो प्राप्त नहीं होता है, वो सिर्फ उसको मजदूरी मिलती है। अब वो और एक बात है कि कांता को एक छुट्टी भी मिलती थी। कब मिलती थी? वो सप्ताह में एक दिन, वो था संडे। लेकिन कमल को यहाँ किसी प्रकार का कोई भी छुट्टी नहीं मिलता है, वो हर दिन काम करने के लिए जाता है। और जिस दिन वो काम करने के लिए नहीं जाता है, मान लो उसका तबीयत खराब हो गया या कुछ हो गया, उस दिन उसको मजदूरी मिलती भी नहीं है। तो इस प्रकार जब वो काम करने गया था तो उसको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला था, वो ऐसे ही उसको काम पर रख लिया था। यानी कि उसकी ये जो नौकरी है अस्थाई है, नियमित है। तो यहाँ पर हम 2 प्रकार का उदाहरण देख रहे हैं। एक कांता का मैंने उदाहरण दिया कि कांता किस प्रकार दफ्तर में कार्य करती है और उसको क्या क्या सुविधा मिलती है, और उसी प्रकार मैंने यहाँ एक कमल का उदाहरण दिया कि कमल जो है एक दैनिक मजदूर है, वो एक किराना का दुकान यानी एक स्टेशनरी शॉप में वो काम करता है और उसको क्या क्या मिलता है वहाँ पर। तो ये जो है सारा चीज़ मैंने यहाँ पर बताया इस चित्र के माध्यम से। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम इनकी तुलना करें तो देखो कि कांता जो है वो जिस जगह काम करती है वो संगठित क्षेत्र में आता है, और कमल जहाँ काम करता है वो किस क्षेत्र में आता है? असंगठित क्षेत्र में आता है। अब इनका कंपेयर कैसे करेंगे? बहुत समय क्वेश्चन में आता है कि संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक में तुलना करें। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर देखो कि संगठित क्षेत्रक में कौन काम करता है? कांता काम करती है। और वो जब काम करने गई थी तो उसको एक बाकायदा एक अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला था, और वो जहाँ पर कार्य करती है उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ था और उसमें कई शर्तें भी थी तो, और उसमें उसका वो जो काम करना था वो ऑफिस में जहाँ करती थी तो उसमें सारा जो है उसका सब कुछ नियमित था। तो लेकिन यानी कि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये क्षेत्रक जो है वो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं।
लेकिन उसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं। सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है, जैसे कारखाना अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि। यानी कि संगठित क्षेत्र में जो भी ऑफिस वगैरह चलते हैं, उन्हें जितने भी सरकारी नियम हैं उनका पालन करना पड़ता है। जबकि असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, असंगठित क्षेत्र में भी नियम होते हैं लेकिन उनका अनुपालन करना नहीं होता, मतलब इनका अनुपालन करना ज़रूरी नहीं होता है। संगठित क्षेत्र में क्या है, यहाँ रोजगार सुरक्षित है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यानी कि अगर जैसे कि मैंने अभी बताया ना कमल की बात, कमल जिस दिन नहीं जाता है काम करने, उस दिन उसको पैसा भी नहीं मिलता है। और उसका काम करना भी, अगर मान लो कि कमल को तबीयत खराब हो जाती है या कमल जो है 2-4 दिन नागा कर देता है, दुकान नहीं जाता है, तो ये सब दुकान के मालिक के ऊपर निर्भर करता है, उसके व्यवहार पर निर्भर करता है कि वो कमल को रखे या न रखे। यानी कमल को रखने के लिए उसका मालिक जो है वो बाध्य नहीं है। लेकिन कांता क्या है, ऑफिस में काम करती है, मान लो कि उसको संडे का छुट्टी तो मिलता ही है, लेकिन बीच में अगर उसे कहीं आकस्मिक अवकाश लेना पड़े या उसकी तबीयत खराब हो जाए तो वो एप्लीकेशन दे करके वो छुट्टी ले सकती है। यानी कि यहाँ पर उसका जॉब सिक्योरिटी है, उसकी इस तरह का एप्लीकेशन को रद्द नहीं किया जा सकता है, या वो ऐसा नहीं कि उसका मतलब वहाँ पर अगर उसको ऑफिस से उसको निकाल दे या उस दिन की उसकी मजदूरी जो है, उस दिन की उसकी जो काम करना जो है वो उसको काट दे। तो और एक और बात है संगठित क्षेत्र में कि यहाँ पर रोजगार नियमित होते हैं, इसमें रोजगार नियमित नहीं होती है। और एक बात है कि कांता जब नौकरी करने के लिए जाती है, ऑफिस जाती है, तो उसमें अवधि भी जो है नियमित होती है, सुबह 9:30 बजे से 5:30 बजे तक का समय। जबकि यहाँ पर देखो कमल क्या है, कमल दुकान में काम करता है, सुबह 7:30 बजे जाता है और रात बजे काम करके लौटता है। लेकिन अगर दुकान में भीड़ रहे तो ये जरूरी नहीं है कि 8 बजे ही बंद हो जाए, 8 से अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि रोजगार की अवधि कोई नियमित नहीं होती है असंगठित क्षेत्र में। साथ में क्या है कि यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का प्रावधान है। जबकि असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये हुआ संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर। तो इसको आप मुझे लगता है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब आता है कि स्वामित्व के आधार पर भी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक है तुम्हारा सरकारी क्षेत्र और दूसरा है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा क्या है, निजी क्षेत्र। तो इसी को हम अब जानेंगे कि स्वामित्व के आधार पर 2 प्रकार के क्षेत्र को हम जानेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे कि रेलवे, डाकघर। यानी क्या होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लोक कल्याण की भावना पर आधारित होती है, इसलिए लाभ कमाना जो होता है उनका उद्देश्य नहीं होता है। जबकि निजी क्षेत्र में क्या होता है, निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं का वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों होता है। जैसे इसका उदाहरण टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये क्षेत्र सब क्या है, निजी क्षेत्र में आते हैं और इनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो कई ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे भी जो है यहाँ पर जो है चीज़ें होती है जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसा खर्च करने पड़ जाते हैं जो कि निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर होती है। जैसे सड़क बनाना, पुल बनवाना, रेलवे बनाना, बिजली आदि का निर्माण, बांध आदि जैसे कार्य
है ना, फिर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। तो इसलिए क्या करती है सरकार, ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है। और कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है, जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री। तो अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी होती है जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर ही है, अतः इन पर व्यय करना भी क्या हो जाता है, सरकार की अनिवार्यता हो जाती है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना इत्यादि। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर में क्या देख लिए, हमने इस चैप्टर में जो है वो क्षेत्रों को वर्गीकरण जो है इसको पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन क्या कैसे हो और सरकार इसके लिए कहाँ कहाँ व्यय कर सकती है। दूसरा, हमने स्वामित्व के आधार पर भी क्षेत्रों का वर्गीकरण पढ़ा, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, निजी क्षेत्र क्या है। साथ में हमने ये भी जाना कि लोगों का नियोजन किन किन क्षेत्रों में होता है, यानी नियोजन के आधार पर लोगों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी उनके कार्यों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। दो क्षेत्र में, एक है संगठित क्षेत्र और दूसरा क्या है, असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के में क्या अंतर है, इनको भी हमने जो है दो उदाहरण के द्वारा जो है समझाया। एक है कांता का उदाहरण और एक है कमल का उदाहरण। तो इस प्रकार जो है ये चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये चैप्टर का यहीं समाप्त होता है। अगर कहीं भी आपको जो है दिक्कत हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को, क्योंकि बहुत जल्दी मैं इस पार्ट को एक ही वीडियो में बताने जा रही हूँ, ताकि आप लोग को ये छोटा छोटा वीडियो देखना ना पड़े। ओके, थैंक यू।